इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया भर के अमीर लोगों और जाने माने गैंगस्टर्स की हत्याएं हो रही थीं और इन मर्डर्स को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस को भी सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी बस यही पता चल पाया था कि इन सब मर्डर्स के पीछे खूबसूरत और खतरनाक लड़कियों का हाथ है, जो मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बनाती थीं और इसीलिए उन्होंने इस केस को चाइना डॉल्स नाम दिया था। इसके बाद हम 3 CIA ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें एक बड़े बिजनेस टाइकून की जासूसी के लिए अपॉइंट किया गया था। फियोना नाम की एक लड़की उस बिजनेसमैन के अपार्टमेंट में जाती है और उसे खुश करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होती है। वहाँ पर लगे हिडन कैमरा से वो पुलिस ऑफिसर्स उन्हें देख रहे थे। उन्हें पता था कि ये लड़की एक प्रोफेशनल किलर है और वो उस आदमी को मारने आई है। हम देखते हैं कि फियोना उस बिजनेसमैन की स्पाइन को तोड़कर उसे मार डालती है और बिना कोई सबूत छोड़े वहाँ से जाने लगती है। सिक्योरिटी को जब पता चलता है कि उनके बॉस फोन नहीं उठा रहे हैं तो उन्हें उस लड़की पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करते हैं। फियोना वहाँ से भागकर जा ही रही थी कि तभी एक आदमी उसकी कार को बंदूक से उड़ा देता है। धमाका इतना बड़ा हुआ था कि वो ऑफिसर चौकन्ने हो जाते हैं और तुरंत उसकी कार की तरफ भागते हैं। फियोना बुरी तरह से घायल हो गई थी, पर खुशकिस्मती से उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वहाँ पर क्रॉस फायरिंग होने लगती है और हम देखते हैं कि मैडम एम नाम की एक औरत फियोना और उन ऑफिसर्स का मर्डर करके वहाँ से भाग जाती है। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था और इन सबकी मास्टरमाइंड अभी भी खुली घूम रही थी। इसके बाद हम मैडम एम को देखते हैं जिसका काम था दुनिया भर से ऐसी लड़कियों को इकट्ठा करना जो मार्शल आर्ट्स में माहिर थीं। आज भी वो एक ऐसी ही लड़की की तलाश में आई थी। एम एक लड़की को खाने के लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीजें लाकर दूंगी। अब एक लावारिस के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वो लड़की उसके साथ चली जाती है, इस बात से अनजान कि अब उसकी जिंदगी और मौत दोनों एम के हाथ में थी। मैडम एम उन सभी लड़कियों को एक प्राइवेट आइलैंड पर लेकर आती है। ये आइलैंड इंसानी पहुंच से सैकड़ों मील दूर था और किसी को भी उसके होने की भनक भी नहीं थी। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ आने वाली किसी भी लड़की का वापस जाने का मन नहीं करता था। कुछ लड़कियां थीं जो मैडम एम से घर वापस जाने की जिद करती थी। आज भी एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर तैनात गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। ये बाकी लड़कियों के लिए एक सबक था और उन्हें बताया जाता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उनका भी वही हश्र होगा जो इस लड़की का हुआ था। हम यहाँ कैथरीन और कार्लिन नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं और अपने पहले ही दिन वो एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई थी। सभी लड़कियों ने मान लिया था कि अब से यही उनकी जिंदगी है और यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। लेकिन कुछ लड़कियां थी जो इतने मुश्किल हालातों में भी वहाँ से भागने का प्लान बनाती हैं। कार्लिन भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर कैथरीन उसका हाथ नीचे कर देती है और उसे कहती है कि तुमने देखा नहीं कि आज सवेरे उस लड़की के साथ क्या हुआ, हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। उस रात उन लड़कियों का ग्रुप हॉस्टल से तो निकल जाता है, लेकिन जैसा कि कैथरीन ने कहा था, अगली सुबह हमें उन लड़कियों की लाशें देखने को मिलती हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश में डूबकर मर गई थीं। उस दिन के बाद कोई भी उस आइलैंड से भागने की कोशिश नहीं करता और उन सभी लड़कियों को कई सालों तक रिगरसली ट्रेन किया जाता है। मैडम एम उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक असैसिन बनाना चाहती थी, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान किसी पर भी रहम नहीं किया जाता। इस आइलैंड पर कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में 40 में से कुछ ही लड़कियां जिंदा बच पाती हैं। अब समय आ गया था उनकी ट्रेनिंग को एक स्टेप आगे ले जाने का। मैडम एम उन्हें ठीक से चलना, कपड़े पहनना, मेकअप करना सिखाती है। दुनिया के सबसे बेस्ट कंप्यूटर हैकर्स उन्हें एडवांस हैकिंग टेक्निक से रूबरू करवाते हैं और हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स उन लड़कियों को मेल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। उन्हें बताया जाता है कि किस नस और किस हड्डी को खींचने से इंसान की मौत होती है, ताकि बिना हथियारों के भी ये लड़कियां किसी को भी मौत के घाट उतार सकें। हम देखते हैं कि कैथरीन और चार्लिन अब बड़ी हो चुकी थी। कैथरीन कहती है कि अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमें ऐसे आदमी को मारना है जिन्हें हम जानते भी नहीं। उन्हें बताया गया था कि उनके शिकार सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग हैं जो दुनिया में नफरत और बुराई फैलाते हैं। केट कहती है कि ऐसे लोगों को किसी न किसी को तो खत्म करना ही है, तो फिर हम क्यों नहीं। एक दिन उन सभी लड़कियों को एक साथ जंगल में छोड़ दिया जाता है और मैडम एम उन्हें बताती है कि यहाँ उनके ऊपर कोई भी कहीं से भी हमला कर सकता है। ये कोई ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कियों को सच में मारा जा रहा था और आखिर में सिर्फ वही लड़कियां बचती हैं जो बहुत बेरहम थीं। चार्लिन भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। उसने पहली बार किसी को मारा था, पर इसके बाद उसे खुद से नफरत होने लगती है। खुद को बचाने के लिए कुछ लड़कियां ग्रुप बनाने लगती हैं, लेकिन इस आइलैंड पर दोस्ती और साथ निभाना साथिया की कोई जगह नहीं थी। हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जो एक लकड़ी को छीलकर उससे एक धारदार हथियार बना रही थी। मैडम एम उन्हें बताती है कि आज की रात उन्हें उनके साथ की लड़की को मारकर उसे कमरे से बाहर निकालना है, जिसके बाद वो सभी लड़कियां अपने साथ वालों के साथ लड़ने लगती हैं।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ढूंढने के चक्कर में मैडम एम ने लगभग सभी लड़कियों को उन्हीं के दोस्तों के हाथों मौत की घाट उतरवा दिया था। वो कहती है कि कल उनका आखिरी इम्तिहान है और उनमें से किसी एक को ही चुना जाएगा। अब इतने सालों की ट्रेनिंग से उन लड़कियों को एक बात तो समझ आ गई थी कि सिर्फ एक को चुने जाने का मतलब था कि उस एक को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां मारी जाएंगी। इसलिए उस रात डर के मारे किसी को भी नींद नहीं आती। अगले दिन उन सभी को एक केज के अंदर लाया जाता है। एम उन लड़कियों से कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन मैंने तुम्हें बाहरी दुनिया की घिनौनी सच्चाई से बचाए रखा। एम उन्हें इस गेम के रूल्स बताती है। उन लड़कियों को एक छड़ी उठानी थी जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। जिसका नंबर सबसे आगे आता उसे सबसे पहले लड़ने के लिए केज में जाना था। नंबर 1 वाली लड़की 2 और 3 वाली लड़की से लड़ती और उन तीनों में से कोई एक ही जिंदा बचता जो आगे नंबर 5, 6 और 7 वाली लड़की से लड़ता। केट देखती है कि उसने नंबर 1 चुना था, जिसका मतलब पहली फाइट उसे लड़नी थी। चार्लीन जानती थी कि वो कमजोर है, इसलिए वो केट से वो नंबर छीन लेती है और उसकी जगह खुद पहले लड़ने का फैसला करती है। चार्लीन के खिलाफ जब 2 लड़कियों को उतारा जाता है तो वो उन दोनों को बड़े आराम से हरा देती है और नेक्स्ट राउंड में उसे अगली 3 लड़कियों से फाइट करनी थी। 1 के खिलाफ 3, ये बहुत नाइंसाफी थी, लेकिन चार्लीन उन्हें भी मार डालती है और इस तरह उसने ये राउंड भी जीत लिया था। मैडम एम ने चौथे राउंड में उसे खत्म करने के लिए एक साथ 4 लड़कियों को भेजा था और इन 4 लड़कियों में केट भी शामिल थी। अब क्योंकि कैथरीन और चार्लीन दोनों दोस्त थीं, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं मारती। लेकिन तीसरी लड़की जिसका नाम जिंग था, उसे किसी से भी लगाव नहीं था, उसे सिर्फ खुद की परवाह थी। जिंग उन पर हमला कर देती है और वो अकेले उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। एम उनके एक दूसरे को बचाने की जिद्दोजहद को दूर खड़े होकर देख रही थी और जब जिंग कार्लिन को मारने वाली थी तभी वो इस गेम को ओवर कर देती है। वो कहती है कि उसने रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं और उसके लिए वो तीनों ही इस गेम की विनर हैं। इतने सालों में 40 में से सिर्फ 3 लड़कियां ही जिंदा बची थीं और उनकी जीत की खुशी में मैडम एम उनके लिए एक शानदार जश्न रखती है। एम उन्हें बताती है कि तुम तीनों को मेरे लिए अगले 5 सालों तक काम करना है, जिसके लिए तुम्हें 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 5 साल के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम तीनों आजाद हो और हमारे साथ रहना या ना रहना तुम्हारी मर्जी है। वो लड़कियां बहुत खुश थीं कि तभी उन्हें चक्कर आने लगते हैं। दरअसल एम ने उनकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था क्योंकि उनका आखिरी टेस्ट अभी बाकी था। हम देखते हैं कि कुछ लोग उन तीनों लड़कियों का रेप करते हैं और ये भी उनकी दर्दनाक ट्रेनिंग का हिस्सा था। एम उन्हें बताती है कि अब से तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारी बॉडी ही तुम तीनों का ग्रेटेस्ट वेपन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जापान, फिलीपींस और स्पेन में चाइना डॉल्स का आतंक फिर से बढ़ गया था और एक के बाद एक अमीर और जाने माने गैंगस्टर्स की हत्याएं हो रही थीं। चार्लीन को ऐसे ही एक आदमी को मारने के लिए स्पेन भेजा गया था। वो यहाँ एक एस्कॉर्ट बनकर आई थी और उस स्पेनिश माफिया को खुश करने के लिए चार्लीन उसे सेड्यूस करने लगती है। चार्लीन उसे मारने ही वाली थी कि तभी वो आदमी उसके सिर पर बंदूक तान देता है। उसे चाइना डॉल्स के बारे में पहले से पता था, इसलिए वो शुरुआत से चौकन्ना था। चार्लीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत गोलियां चलाई जाती हैं। इससे पहले वो लोग उसे मार देते, हम देखते हैं कि केट उसे सही समय पर वहाँ से निकाल लेती है। वो चार्लीन से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगी। चार्लीन मुश्किल हालातों में उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अगर वो दोनों यहाँ रुकती तो वो दोनों ही मारे जाते। उसके जाने के बाद केट वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करती है, जिसकी आग के अंदर झुलस कर सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हम स्पेन के एक मुर्दा घर में ऑफिसर जैक को देखते हैं। ऑफिसर जैक वही आदमी था जो 6 साल पहले मैडम एम को पकड़ने की कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हुआ था। वो आज भी उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पकड़ना घास के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल था। लाश पर उन्हें एक लड़की के उंगलियों के निशान मिलते हैं। जैक जब उसके डीएनए को उन गायब हुई लड़कियों के डीएनए से मैच करवाता है तो उसे पता चलता है कि ये निशान चार्लीन के थे। जैक उसके एड्रेस को ट्रैक करते हुए चार्लीन की माँ के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। चार्लीन की माँ अपनी बेटी की सलामती के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी, लेकिन आज भगवान ने उनकी सुन ली थी। जैक उन्हें बताता है कि उनकी बेटी एक किलर है, लेकिन चार्लीन की माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। जैक बस ये चाहता था कि अगर चार्लीन उसे मिलने आए तो वो सबसे पहले इसके बारे में उसे इन्फॉर्म करे, लेकिन चार्लीन की माँ उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। जैक को अपने खुफिया सोर्सेज से जानकारी मिली थी कि चार्लीन का अगला शिकार हांगकांग में है। हांगकांग में हर साल की तरह इस बार भी ड्रैगन बोट फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था और एक फॉरेनर को इस फेस्टिवल के समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। इतने सारे लोगों की भीड़ में हम चार्लीन को देखते हैं। चार्लीन जैसे ही उस पर गोली चलाती है, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगती है। चार्लीन का कुछ देर के लिए उसकी माँ से आमना सामना होता है और वो समझ गई थी कि ये लड़की उनकी बेटी चार्लीन है। जैक उसे पकड़ने की कोशिश करता है,
पर चार्लिन किसी तरह उससे बचते बचाते एक आइस ट्रक में जाकर छुप जाती है। जैक ने उसे अंदर जाते हुए देख लिया था और वो भी उसके साथ उस ट्रक के अंदर घुस जाता है। जैक उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, उसे बस उसके जरिए मैडम एम तक पहुंचना था। वो कार्लिन को सच बताने को कहता है क्योंकि उसका सच कई लोगों की जान बचा सकता था। उस आइस ट्रक में ठंड बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। इस हड्डी गलाने वाली ठंड से बचने के लिए जैक कार्लिन को अपना जैकेट देता है, लेकिन कार्लिन बहुत ही शातिर लड़की थी। उसे जैसे ही मौका मिलता है वो जैक के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। जैक जानता था कि कार्लिन अपनी माँ से मिलने जरूर आएगी, इसलिए वो उनके घर के बाहर खड़ा होकर उनकी जासूसी करता है। उसने इतना सब बिना किसी की मदद के किया था और वो अपने इस इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स को एक रिकॉर्डर में सेव कर देता है। जैक काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ एक लड़की को देखता है। ये लड़की चार्लिन की माँ को मारने आई थी। उन्हें बुरी तरह से घायल करने के बाद वो सारे सबूत मिटाने ही वाली थी कि तभी जैक उसे ऐसा करने से रोक लेता है। उन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है, लेकिन जैक उस लड़की के सामने जरा भी नहीं टिक पाता। इससे पहले वो जैक को मार डालती, चार्लिन उसे बचा लेती है। जैक जब उन दोनों को लड़ते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि आखिर क्यों चाइना डॉल्स को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। चार्लिन अंत में उस लड़की को मार डालती है और जैक उसकी माँ को अपने कंधे पर उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उन्हें लगा कि वो मर जाएंगी, इसलिए वो जैक से रिक्वेस्ट करती है कि उसके जाने के बाद वो उसकी बेटी को अरेस्ट ना करे। जैक उससे वादा करता है कि वो चार्लिन को अरेस्ट नहीं करेगा। वो जानता था कि चार्लिन सिर्फ बुरे लोगों को ही मारती है, लेकिन वो चार्लिन से कहता है कि ये काम तुम पुलिस के लिए भी कर सकती हो और मैं तुम्हें उन सारी कानूनी कार्रवाइयों से बचा लूंगा जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिछले मर्डर्स के लिए हो सकती हैं। जैक हॉस्पिटल पहुंच गया था और उन गार्ड्स को आते देख वो चार्लिन को वहां से भागने के लिए कहता है। उसने अपनी माँ से मिलने की कोशिश करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था। केट उसे दोबारा ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उससे उसकी माँ की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन चार्लिन उसे बताती है कि अब वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। मैडम मैम चार्लिन को कहती है कि उसे बस उनका आखिरी काम करना है और उसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो। चार्लिन अपनी आजादी के लिए उसके खतरनाक से खतरनाक काम करने को तैयार थी। एम अपने अगले क्लाइंट से मिलने जाती है। इस आदमी का नाम यूची था। यूची एम को उसके दुश्मन को मारने के लिए ढेर सारे पैसे देता है। यूची उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, इसलिए एम भी इस काम के लिए उसकी फीस बढ़ा देती है और ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी डील थी। मैडम एम केट और चार्लिन को एक बार का एड्रेस बताती है और उन्हें कहती है कि हमें हमारा अगला शिकार इस बार में मिलेगा। वो दोनों जब उस बार में जाती हैं तो हम देखते हैं कि वो बार पूरी तरह से खाली था। चार्लिन समझ जाती है कि ये एक चाल है, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। केट देखती है कि यूची ने मैडम एम को भी किडनैप कर लिया था और उसने उन्हें बहुत टॉर्चर किया था। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन यूची केट को पकड़ लेता है और सिर्फ चार्लिन ही वहाँ से जिंदा निकल पाती है। चार्लिन की मदद करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो जैक को फोन करती है। जैक को जैसे ही पता चलता है कि वो खतरे में है तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है। चार्लिन समुद्र के किनारे बैठकर जैक का इंतजार कर रही थी। जैक देखता है कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। वो उसे जगह रहने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो सो जाती तो बेहोशी की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। जैक उसे जगाए रखने की अपनी पूरी कोशिश करता है। चार्लिन की जान तो बच गई थी, लेकिन अगली सुबह वो जैक के लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। चार्लिन लिखती है कि वो अपनी दोस्त केट को बचाने जा रही है और हो सकता है कि वो कभी वापस ना लौटे। वो जैक को उसकी माँ का ध्यान रखने को कहती है क्योंकि जैक एक अच्छा आदमी था। चार्लिन जब यूची की बताई हुई लोकेशन पर जाती है तो वो देखती है कि उसने केट के शरीर को काटकर उस बेचारी को एक कठपुतली बना दिया था। यूची उसके साथ मजाक करता है, जिसकी वजह से केट को बहुत दर्द हो रहा था। चार्लिन उससे केट की जान की भीख मांगती है, लेकिन यूची जो अपने भाई की मौत की बदले की आग में जल रहा था, वो चार्लिन की आंखों के सामने केट का गला काटकर उसे मार डालता है। यूची उसे भी अपने हाथों से मारना चाहता था, इसलिए वो अपने सारे वेपन्स फेंक देता है और चार्लिन को हैंड टू हैंड फाइट के लिए चैलेंज करता है। चार्लिन को तो बचपन से ही इस तरह की फाइट्स की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन यूची भी उससे कम नहीं था। उन दोनों में बहुत ब्रूटल फाइट होती है, जिसमें दोनों ही काफी घायल हो गए थे। यूची उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसके सबसे वीक बॉडी पार्ट्स पर हमला करता है, जिसकी वजह से चार्लिन को दिखाई देना बंद पड़ जाता है। बिना आंखों के भला वो यूची जैसे आदमी का मुकाबला कैसे करती, जिसका फायदा उठाकर यूची चार्लिन को बहुत मारता है। वो चार्लिन को मारने के लिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, जिसकी वजह से कुछ न दिखाई देने के बावजूद चार्लिन उसके कदमों की आहट को महसूस कर लेती है और सही मौका पाते ही वो यूची को अपने एक ही वार से ढेर कर देती है। यूची मारा जाता है और इस तरह चार्लिन ने अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया था। जैसा कि जैक ने चार्लिन से वादा किया था, वो चार्लिन की माँ के पास जाता है और उन्हें उनकी बेटी के बारे में बताता है। चार्लिन की माँ को भगवान पर बहुत भरोसा था। उन्हें यकीन था कि उसकी बेटी ठीक है और ऊपर वाला उसकी रक्षा करेगा। जैक जो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, वो भी चार्लिन की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करता है।
हम देखते हैं कि उसी मंदिर में चार्लिन भी थी, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। जैक को जब एक पंडित से पता चलता है कि चार्लिन अभी अभी यहाँ से बाहर गई है, तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। आखिर में हमें चार्लिन को दिखाया जाता है, जो दूर खड़े होकर परेशान जैक को देख रही थी, लेकिन क्योंकि दोनों के रास्ते और मंजिल अलग थी, इसलिए वो उससे मिलने नहीं जाती। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।